और मैं फिर से मेरा धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। और ये एक महीने में दूसरी बार मैं जम्मू और कश्मीर के हमारे सारे मित्र और वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिल रहा हूं। और पहले बार जब मिले थे हम लोग इस महीने के फर्स्ट वीक में, उस समय भी संदर्भ पश्चिम बंगाल था। और आज जब हम मिल रहे हैं, आज भी बंगाल से एक नाता और बंगाल से एक लिंक का अहम विषय को लेकर ही हम लोग जुड़े हैं। मैं माननीय श्री अशोक कौल जी, मेरे मित्र और सीनियर राष्ट्रीय पदाधिकारी श्री आशीष सूद जी, सुनील जी और रंधवा जी और सारे जो सीनियर ऑफिस बेयरर्स और पदाधिकारी हैं, I would like to express my gratitude to all of you for making it possible for me to be present here in Srinagar today on 23rd June, and to all of you for taking time out and for gathering here to pay our tribute to Dr. Shyama Prasad Mukherjee. ये आज का दिन बहुत सिग्निफिकेंट है इस कारण से, ऐतिहासिक रूप से तो सिग्निफिकेंट है ही, पर वर्तमान में ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि कल ही 24 जून को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रूशियल और हिस्टोरिक इवेंट होने वाला है दिल्ली में, और वो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो विजन था जम्मू कश्मीर के लिए, भारत के लिए, उससे भी जुड़ा हुआ है। पर मैं पहले एक अपना एक पर्सनल, जो भी अपने मेरे मन में जो 2-3 विषय है मैं रखना चाहता हूं। एक है कि मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं एज एक राष्ट्रवादी कार्यकर्ता के रूप में, उसी दल का, जिस दल का गठन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, एक बंगाली के नाते मैं बहुत गर्व में महसूस कर रहा हूं और भावुक भी हो रहा हूं कि आज के दिन में मैं आ पाया यहां। और मुझे लगता है कि ये पोस्ट 5 अगस्त 2019 या उसके पहले भी मुझे जानकारी नहीं है, पर 5 अगस्त 2019 के बाद मैं ऐसा तो कह सकता हूं। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रहा है? Am I audible? आवाज साफ नहीं आ रही है। यस, अच्छी बात सुनाई पड़ रही है। You are audible. यस, ठीक है। मैं ये कह सकता हूं कि बंगाली के नाते, एक बंगाली के नाते में भी गर्व महसूस कर रहा हूं कि मैं, आई थिंक परहैप्स आई एम द ओनली बंगाली आइदर पोस्ट 23rd June 1953 और post 5th August 2019 to be present here on 23rd June and to pay my tribute to Dr. Shyama Prasad Mukherjee. अगर हम ऐसे सोचते हैं कि उस समय डॉक्टर मुखर्जी दक्षिण कलकत्ता के चुने हुए सांसद सदस्य थे पहले लोकसभा में, और उभरते हुए एक राष्ट्रीय नेता, जननायक थे, बंगाल के सर्वलोकप्रिय नेता भी थे, पर उनको क्यों लगा कि उनको जम्मू कश्मीर आके, श्रीनगर आके यहां के लोगों के साथ खड़ा होना है और जम्मू कश्मीर, लद्दाख के भविष्य को लेकर चिंता करना है। क्योंकि वो, अगर आप देखते हैं तो उनके राजनीतिक करियर में ही वॉज एक्सट्रीमली वेल प्लेस्ड। उनका उम्र ही कितना था, ही वॉज जस्ट 53-52 years old। उनके सामने पूरा करियर बचा था, उनका राजनीतिक करियर। पर उनको लगा कि देश हित में, देश की एकता के हित में, संविधान के हित में उनको आकर जम्मू कश्मीर के आवाम, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ उनको खड़ा होना चाहिए। आज अगर आप पश्चिम बंगाल को देखते हैं तो एक अजीब परिस्थिति है, अद्भुत परिस्थिति है। पश्चिम बंगाल में
दूसरों को कहा जाता है बाहरी। एक ऐसा राजनीतिक विचारधारा पश्चिम बंगाल में आज है जो दूसरे लोगों को बाहरी कहता है। पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी भी अपने आप को ना बाहरी सोचा। उनका राष्ट्रीय चिंतन था, राष्ट्रीय उद्देश्य था, भारत उनके लिए अपना सर्वोच्च चेतना और भारत उनके लिए सर्वोच्च एक स्थान पे था। इसलिए उन्होंने कभी नहीं सोचा, जैसे प्रधानमंत्री जी हमको याद दिलाते हैं ना, हमको सोचना नहीं चाहिए कि इसमें मेरा क्या। राष्ट्रीय संघर्ष या राष्ट्रीय कोई मुद्दा को लेकर अगर हमको आगे बढ़ना है देश हित में, अगर हम सोचते हैं कि इसमें मेरा क्या, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Similarly, Dr. Shyama Prasad Mukherjee never asked himself, what is in it for me? Why should I go to Srinagar? Why should I take up the cause of India's integration? And therefore, we need to look at his legacy in a new light today. और आज के संदर्भ में अगर हम पश्चिम बंगाल को देखते हैं तो उनके ये लेगेसी, उनका बलिदान न सिर्फ देश के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए बहुत अहमियत रखता है। Friends, I want to make a few points regarding a very momentous event which is going to happen tomorrow. कई लोग कहते हैं क्यों कल का ये जो मीटिंग होने वाला है, प्रधानमंत्री जी ने सबको बुलाया है जम्मू कश्मीर से राजनीतिक दलों को। कई लोग कहते हैं जिनको एक अलग नैरेटिव बनाना पड़ता है, वो कहते हैं कि ये दबाव में आकर उन्होंने कहा, उनके ऊपर बहुत दबाव था, हमने दबाव बनाया है, ये दबाव के जरिए, दबाव के लिए उन्होंने सबको बुलाया। पर मैं ये रिमाइंड करना चाहता हूं सबको, अगर हमको याद रहता है कि 8 अगस्त 2019 में उन्होंने जब संबोधन किया तब उन्होंने कहा था कि I would also like to clarify another important point to my brothers and sisters of Jammu and Kashmir. Your political representative will be elected by you. He will be one of you. The MLAs would be elected just as they used to be elected earlier. The forthcoming cabinet would just be as it used to be earlier. The chief ministers would be just as they were before. I am fully confident that under the new system, we would be collectively be able to keep Jammu and Kashmir free from terrorism and secessionism. ये बात उन्होंने 5 अगस्त के 3 दिन बाद 2 साल पहले ही उन्होंने कहा था। इसलिए उनके मन में रोड मैप वाज एक्सट्रीमली क्लियर कि हम आने वाले दिनों में ये करना है। फिर 15 अगस्त पिछले साल, 1 साल होने को जा रहा है, अभी भी 1 साल नहीं हुआ है। 15 अगस्त को पिछले साल उन्होंने लाल किले में से कहा, क्लियरली सारे देश को उन्होंने कहा, माय डियर कंट्रीमैन, द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ आवर डेमोक्रेसी लाइज इन द इलेक्टेड लोकल बॉडीज. It is a matter of pride for us that the people's representatives of the local unit in Jammu and Kashmir are actively pursuing a new era of development. फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा the delimitation exercise is going on in Jammu and Kashmir under the leadership of a retired Chief Justice of the Supreme Court. We want early completion of the delimitation exercise so that there are early elections. There should be Jammu Kashmir MLAs, its own cabinet, its chief minister, so that it can march towards development with a new vigor. India is committed to it and is making all efforts in this regard. मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल 24 जून है और हमको ये याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर को लेकर जो भी डिसीजंस लेते हैं, जो भी स्टेप्स लेते हैं, जो लिया गया है, जो लेने वाले हैं, it is all part of a roadmap, a comprehensive democratic roadmap which is based on equal opportunity,
equity, justice and the vision of development. ना भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भारत है, ना किसी दबाव में काम करते हैं और ना किसी दबाव में आकर कुछ डिसीजन लेते हैं। पर मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो विजन था जम्मू कश्मीर के लिए, अक्सर ये बताया जाता है कि he was a very extremely communal leader. ये वो लोग बताते हैं जो आपस में टकराव करवाना चाहते हैं, जो आपस में जो सारे देश में ऐसा एक नैरेटिव देना चाहते हैं कि ना जनसंघ, ना भाजपा और ना भाजपा का विचारधारा, ना जनसंघ की विचारधारा बिलीव्ड ऑन जस्टिस, हार्मनी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये तो सिर्फ एक टकराव लगाने वाला एक विचारधारा था। पर अगर हम इतिहास में देखते हैं तो ये हमको जानना जरूरी है कि बंगाल में 1941 में अंतिम जो हिंदू और मुसलमान के मिला हुआ जो सरकार बना था, जो कि एक एक्सपेरिमेंट था, उस सरकार के जो मुख्य थे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, फजलुल हक थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो एल्डर ब्रदर थे, अग्रज थे, शरद चंद्र बोस, ये तीनों ने सरकार गठन किया था। ये सरकार, क्यों मैं ये इतिहास में जा रहा हूं, क्योंकि ये इतिहास आज के संदर्भ में बहुत रेलेवेंट है। तब के समय में मुस्लिम लीग को बंगाल में सरकार, ताकि मुस्लिम लीग न बना पाए, ये तीनों शख्सियत एक साथ आए थे। फजलुल हक मुस्लिम लीग के सदस्य थे। बाद में उनको ये एहसास हुआ कि जिन्ना के मुस्लिम लीग में जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, जो भारत के हित का चिंतन करते हैं, उनका कोई स्थान नहीं है और जिन्ना कोई और मुसलमान को अपने दल में बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए वो वहां से अलग होके कृषक प्रजा पार्टी उन्होंने शुरू किया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और शरद चंद्र बोस मिलकर ये तय किया कि हम कृषक प्रजा पार्टी को समर्थन करें ताकि बंगाल में एक मिली जुली सरकार बने। हिंदू महासभा का, कांग्रेस छोड़ के कुछ लोग निकले, उनका सरकार, उनके सदस्य और कृषक प्रजा पार्टी के जो राष्ट्रवादी हित में, भारत के हित में चिंता करने वाले लोग हैं, उनको लेकर हम एक सरकार बनाए। उस सरकार में वित्त मंत्री बने श्यामा प्रसाद मुखर्जी 42 साल की उम्र में और उस सरकार के मुखिया थे फजलुल हक। शरद चंद्र बोस बन नहीं पाए क्योंकि उनको ब्रिटिश ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। और इसलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि तब के समय में सबसे लोकप्रिय मुस्लिम नेता बंगाल में अबुल मंसूर अहमद, जो कि बाद में पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर भी बने, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में ये कहा था, क्योंकि क्लोजली वो लोग सरकार में, उस सरकार में काम किए थे। श्यामा हक मंत्रिसभा उसको कहते थे और उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के नेता होने के बावजूद जिस तरीके से बंगाल के मुसलमानों का हित के बारे में सोचते हैं, वही असल नेता सबका बन सकते हैं और बने भी हैं, क्योंकि उनके सामने सब एक हैं, कोई सब बराबर हैं और सबके हित के लिए ही वो काम कर रहे हैं। ये अबुल मंसूर ने बोला था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, जो बाद में कॉमर्स मिनिस्टर बने पाकिस्तान का। मित्र, आप लोगों ने सुना होगा काजी नजरुल इस्लाम, जो बहुत फेमस कवि भी थे और बाद में जब बांग्लादेश बना, बांग्लादेश के पोएट, नेशनल पोएट भी थे। काजी नजरुल इस्लाम का एक एक कविता और गाना अद्भुत राष्ट्रवाद से गूंजता है। उस काजी नजरुल इस्लाम, जो आज भी बंगाल में लोग पूछते हैं, उनको नमन करते हैं, उनका एक समय बहुत तबीयत खराब हो गया था और उनके पास कोई साधन नहीं था कि अपना ट्रीटमेंट करें। और उन्होंने कई चिट्ठी लिखा था, कई लोगों को, बहुत सारे सेक्युलर लोगों को कई चिट्ठी नजरुल इस्लाम में लिखा था कि मेरे चिकित्सा के लिए
मुझे साधन नहीं है, मुझे सहायता चाहिए। किसी ने उनका सहायता नहीं किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था अपने पर्सनल सेविंग्स से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तब वित्त मंत्री अनडिवाइडेड बंगाल का, अपने पर्सनल सेविंग से नजरुल इस्लाम का उन्होंने साधन दिया उनका ट्रीटमेंट के लिए। और उसके बाद वो जब रिकवर कर रहे थे, अपने घर मधुपुर जो कि आज झारखंड में है, अपने घर में रख के उनका ट्रीटमेंट भी किया था। और नजरुल इस्लाम का चिट्ठी, एक ऐतिहासिक चिट्ठी उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उसके बाद लिखा था कि मैं नजरुल इस्लाम, मैं आपको सबसे ज्यादा विश्वास करता हूं, आपके ऊपर सबसे ज्यादा निर्भर हूं मैं। और देश जब आजाद होगा, भारत जब आजाद होगा, हम जब आजाद भारत के तिरंगा फहलाएंगे और इतिहास लिखेंगे, तब हम आपको और सुभाष बाबू को सबसे ज्यादा याद रखेंगे। तो मैं ये भूमिका इसलिए दे रहा हूं कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जो डिमांडेड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। और मैंने आज भी लिखा है कि ये डिमांड जो था, इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड। नेहरू को कह रहे हैं वो, जब 1953 जून में जो अंतिम डिबेट, उनके उपस्थिति में जो अंतिम डिबेट पार्लियामेंट लोकसभा में हो रहा था कश्मीर सिचुएशन को लेकर, वो नेहरू को कह रहे हैं कि हम जब आपके पॉलिसी से डिफर कर रहे हैं, आप क्यों सोचते हैं कि हमारा डिमांड जो है, हमारा डिफरेंस जो है, ये कम्युनल है और सेक्टेरियन है? तो दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड। और हम जब ये डिमांड कर रहे हैं, वी आर नॉट मोटिवेटेड बाय सेक्टेरियन एंड कम्युनल मोटिव्स, वी आर मोटिवेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोटिव्स। और उस समय वो कह रहे हैं, मैं कुछ 2-3 पंक्ति आपके सामने रखना चाहता हूं। उस समय वो कह रहे हैं, इन अ डेमोक्रेटिक फेडरल स्टेट the fundamental rights of the citizens of one constituent unit cannot vary vis-a-vis the citizens of another unit. Are not the people of Jammu and Kashmir entitled to the fundamental rights that we have given to the people of India minus Jammu and Kashmir? This was a simple question that he asked at that time in parliament. और अगर आप प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनते हैं, उद्बोधन सुनते हैं, माननीय गृह मंत्री जी का उद्बोधन पार्लियामेंट में सुनते हैं, यही विषय है। दिस वाज द विषय दैट ड्रोव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। All citizens of India must enjoy the same fundamental rights and the same legal remedies to enforce them in the matter of constitutional relationship with the center and in the internal setup of the states. That is the question. It is in their interest. It is in their interest कि हम इनको कहेंगे, no compulsion, no coercion. ये उनका these are his words. These are his words. इसलिए मुझे ये बहुत आश्चर्य भी लगता है, देखिए कि कांग्रेस के जो लोग हैं, ये अपने इतिहास ही भूल गए हैं, ये अपने इतिहास को याद नहीं करते हैं कि this was exactly the demand, this was the type of demand that he had made. और अगर आप देखते हैं कि वो बार बार कह रहे हैं कि उस समय कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट मेड अंडर एनी कम्युनल मोटिव। हमने डिबेट किया, हमने डिस्कस किया इस कॉन्स्टिट्यूशन को, और हमने पूरे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लगाया। तो ये तो हमने किसी एक या दो लोगों ने नहीं बनाया। और दूसरा एक मिथक जो है, वो मिथक जो शब्द है मिथ, इंग्लिश में मिथक कहते हैं, उसमें मिथ्या भी बहुत है। एक मिथक कहते हैं कि ये सिर्फ दिस वाज अ कम्युनल डिमांड। और नेहरू एक जगह कह भी रहे हैं, एक जगह वो चिट्ठी में लिख रहे हैं कि ये जो एक देश में एक निशान, एक प्रधान, एक विधान, ये जो स्लोगन है,
ये स्लोगन सिर्फ कुछ लोगों ने दिया है, ये समग्र जम्मू कश्मीर का ये डिमांड नहीं है। और आप देखिए पार्लियामेंट में, मैं फिगर्स में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि अगर मैं ये फिगर्स पढ़ता हूं तो एक बहुत डिस्टर्बिंग सा फीलिंग होगा। उस समय कैसे क्रैकडाउन किया गया था ये सारा मूवमेंट के ऊपर, पर हमको कहा जाता है कि दिस वाज अ कम्युनल डिमांड। ये डिमांड वाज मेड ओनली बाय वन सेक्शन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी लिख रहे हैं अपने चिट्ठी में शेख अब्दुल्ला को, पंडित जी को लिख रहे हैं, और इन्होंने ये यहां आने के पहले उन्होंने लंबा चिट्ठी कॉरेस्पॉन्डेंस किया इन लोगों के साथ, और वहां चिट्ठी में लिख रहे हैं that I must tell you that this demand is not only a demand made by the Hindu sections of the population. तब के समय में लिख रहे हैं sizable sections of the Muslim population also want this. फिर पार्लियामेंट के फ्लोर में नेहरू जी को कह रहे हैं, फैक्ट्स फिगर्स देखें कि आप लोग कैसे क्रैकडाउन कर रहे हैं। देखिए इतने लोग 2000 have been sent to prison, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कह रहे हैं लोकसभा के फ्लोर पे। और मान्यवर आप सब जानते हैं कि लोकसभा के फ्लोर पे आप जो तथ्य दे रहे हैं, जो फैक्ट्स फिगर्स दे रहे हैं, वो सही होना चाहिए, नहीं तो प्रिविलेज होता है। यू कैनॉट गिव एनी फॉल्सिफिकेशन ऑफ एनी फिगर। कह रहे हैं कि 2000 have been sent to prison. They are not Hindus alone. There are Hindus, Muslims, men and women of all classes and conditions of society. ये हमको याद रखना चाहिए कि बाद में जाकर ऐसा एक इतिहास रचा गया जो इतिहास सत्य के साथ कोई लिंक नहीं था। और सत्य यही था कि इंटीग्रेशन के बाद बात जो पहले हुआ था वो हर समाज के, हर तबके के लोग, हर बिलीफ के लोग इसको समर्थन किया था, मेजॉरिटी समर्थन किया था। नहीं तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब देहांत हुआ यही सिविल हॉस्पिटल में, उनके शरीर को पीछे के दरवाजे से निकाल के लिया गया। क्यों? क्योंकि सिविल हॉस्पिटल के सामने के दरवाजे में इतना भारी संख्या में भीड़ था, लोग, आम जनता उस दिन निकल के आए जब खबर मिला उनको, कि इनका साहस नहीं हुआ कि उनके पार्थिव शरीर को सामने से लिया जाए। सो आई थिंक इट इज वेरी सिग्निफिकेंट कि हमको, और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी लिखा है, और कल के नजर अगर हम कल पे रखते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी का पिछले 2 साल का उनका जो उद्बोधन, जम्मू कश्मीर में जो सिस्टमैटिक एक एक पड़ाव आगे जो बढ़े हैं हम, क्लियरली अगर कोई पूछता है कि आज के संदर्भ में हम कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है आज, ये बलिदान दिवस का आज के संदर्भ में, आज के दिन में सिंबोलिज्म क्या है, तो एक ही सिंबोलिज्म है, और ये सिंबोलिज्म आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा। यही है कि उनका जो ओरिजिनल डिमांड था, इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव डिमांड बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक बूंद भी उनके मन में सांप्रदायिक चिंता, न सांप्रदायिक चिंता था, न सांप्रदायिक उद्देश्य था। और ये भी हमको जानकारी होना चाहिए कि कश्मीर में आने के पहले वो 2 बार आए थे, और मई महीने में, बिगिनिंग में 1953, he flew down specially, chartered में he flew down to श्रीनगर। और वो एक बहुत कॉमन, एक बहुत फेमस तस्वीर भी है, एक तरफ शेख अब्दुल्ला, एक तरफ बख्शी गुलाम मोहम्मद, और वो बैठे हैं बीच में। और यही वो अभी भी वो बंगलो है, सरकारी बंगलो है अभी भी, जहां बैठ के लॉन्ग डिस्कशंस उनका चला। और उस समय जब इवनिंग हो जाता था तो तब फ्लाइट निकलना नहीं पाते थे, तो वो फ्लाइट, वो जो एरोप्लेन था, वो वापस प्लेन चला गया जम्मू, और डॉक्टर मुखर्जी अपना डिस्कशन कंप्लीट करके रात को निकले बाय रोड और अर्ली मॉर्निंग पहुंचे जम्मू आफ्टर द डिस्कशन।
तो हर कोशिश उन्होंने किया करके फाइनली वो आए इधर। और आज के संदर्भ में उनका यही सिंबोलिज्म है कि ये जो नया जम्मू कश्मीर का जो विजन बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, नया जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दैट विजन was also inspired by the words of Shama Prasad Mukherjee. Because when Prime Minister Modi says Naya Jammu Kashmir, ये नया जम्मू कश्मीर will have equal opportunity, equal rights, and will be as any other state front ranking states in the Union of India. कोई भेदभाव नहीं रहेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, और इसमें किसी को, किसी संप्रदाय को, किसी सेक्शन को मार्जिनलाइजेशन करने का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। यही उनका डिमांड का उद्देश्य था, और आज नया जम्मू कश्मीर का भी विजन यही है। ये आज के दिन में यही मुझे कहना था। और सिर्फ चिंता एक बात का होता है, और आज मुझे लगता है कि हमको जम्मू कश्मीर के प्रति सबको देखना चाहिए। और एक विषय में यह बोलना चाहता हूं, क्योंकि कल मैं सुन रहा था, वो यहां सीपीएम के एक विधायक थे, लंबे अरसे से यहां चलाते हैं पार्टी। अब वो केरल छोड़ के कहीं नहीं है सीपीएम। इस बार तो 75 साल में पहली बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा में भी एकदम साफ हो गए। तो एक मैं बीच में थोड़ा देख रहा था, कल सुन रहा था, अच्छी बात है, सब जाएंगे, पर एक as an ordinary citizen, one should also ask these political parties कि रोड मैप बन रहा है, इलेक्टोरल प्रोसेस भी आगे बढ़ रहा है, नया जम्मू कश्मीर का जो विजन, जो प्रॉमिस प्रधानमंत्री जी ने किया था, हर पहलू को उन्होंने रखा है पिछले 2 साल में, हर डायमेंशन को उन्होंने फुलफिल करने का पूरा कोशिश भी किया और किया भी है। पिछले 2 साल में निरंतर प्रयास जारी रहा। पर ये यहाँ के जो दल हैं, ये जो सारे कुकर अलायंस जिनको कहते हैं, अपने आप जो कहते हैं खुद को, उनको भी थोड़ा आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए। क्योंकि 2019 दिसंबर में आकर यहां हम जब देख रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, लोगों में ये प्रश्न है कि 40 साल, 50 साल, 70 साल हमको क्या मिला, हमको इनसे क्या मिला, ये लोगों का प्रश्न है। पिछले 2 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया कि लोगों का सेवा, डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्रोथ, डेवलपमेंट नैरेटिव क्या है, प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया। हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, कनेक्टिविटी, लोकल बॉडी डेवलपमेंट, पाइप वाटर कनेक्शन, ये सबसे शुरू करके बुनियादी जो चीज है, ये इसको कैसे इंप्लीमेंट हो, कैसे रिस्पॉन्सिव हो, कैसे अकाउंटेबल हो, ये उन्होंने दिखाया है। इसलिए इनको अपने आप से थोड़ा प्रश्न पूछना चाहिए। और अंत में एक जो, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, as I said, a Bengali who came all the way from South Kolkata here in order to preserve and protect India's unity. आज के संदर्भ में अगर बंगाल को हम देखते हैं तो ये बहुत चिंता का विषय हो जाता है। और मुझे तो ये लगता है कि आने वाले दिनों में हमको बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो लेगेसी है, उसको प्रिजर्व करने के लिए जोर शोर से संघर्ष हमको बंगाल में करना है आने वाले दिनों में। क्योंकि नहीं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल और रहेगा नहीं। इसलिए आने वाले दिनों में, सालों में आप लोगों से हमको भी इंस्पिरेशन लेना चाहिए। क्योंकि यही एक जगह है जम्मू कश्मीर, जहां मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, यही बैठ के श्रीनगर में, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो एस्पिरेशंस, उनका जो देश के लिए उनका जो चिंतन, उनका जो ध्यान, उनका जो साधना, उसका एक अंश ये जम्मू कश्मीर में है। इसलिए आने वाले दिनों में जहां संघर्ष होगा उनका नाम लेके, जहां डेमोक्रेटिक संघर्ष होगा उनके नाम लेके, वहीं याद किया जाएगा
जम्मू कश्मीर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी रोल। तो इसलिए शायद आप लोगों को भी आने वाले दिनों में, सालों में बंगाल आना पड़ेगा। आप लोगों को भी हमको हौसला देना पड़ेगा। आप लोगों को भी हमको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल जो है वो एक ना एक दिन सार्थक होगा। वो बंगाल के लिए जो चाहते थे वो एक ना एक दिन सार्थक होगा और बंगाल फिर से एक प्रथम श्रेणी के राज्य के हिसाब से संपूर्ण देश में आगे बढ़ेगा। मुझे यही कुछ शब्द कहना था। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं रहता है, पर फिर भी मैंने आज कोशिश किया कि मैं हिंदी में ही बोलूं। और बंगाल में कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आपको बाहरी कहते हैं, इसलिए मैं बंगाली होने के नाते हिंदी में ही बोल रहा हूं, क्योंकि राष्ट्र चिंतन और ये जो हमारा नेशनल फीलिंग है ये हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं। और उसका सबसे ज्वलंत प्रतीक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, among so many other symbols. And therefore, I wanted to just share a few of my thoughts today, a few of my feelings. मैं ये तो कह नहीं सकता हूं कि मैं जो कहना चाहता था मैं कह पाया कि नहीं, पर कुछ ये सोच, कुछ विचार और कुछ विषय मैं आपके सामने रखना चाहता था। और आप मुझे बार बार मौका देते हैं यहाँ आने का और विषय रखने का, इसलिए मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ आप सबके सामने। नमस्कार। आप सबका इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज का सेमिनार यहाँ पर समाप्त होता है।